हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है एरिया के हिसाब से, जो 5,500 एकड़ में फैला है। ये देश का 4th बिगेस्ट एयरपोर्ट है। सालाना 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर्स के साथ बनाने में लगभग 2,500 करोड़ रुपए लगे और अब ये देश में सबसे तेजी से ग्रो करने वाले एयरपोर्ट्स में से एक बन चुका है। फिर भी ये पंक्चुअलिटी में सबसे ऊपर आता है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि ये दुनिया का दूसरा बेस्ट एयरपोर्ट भी माना गया है सीरियम एविएशन एनालिटिक्स द्वारा। बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए एक नया टर्मिनल और रनवे भी बनाने के प्रपोजल्स रखे गए हैं, जहाँ तक पहुंचने में सालों लगे हैं, जिसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अर्ली 1930s में जब हैदराबाद का पहला एयरपोर्ट बना, बेगमपेट एयर स्ट्रिप। इसे हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने बनवाया था हैदराबाद के आउटस्कर्ट बेगमपेट में। इधर से निजाम गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज ऑपरेट की जाती थी, जिसमें मिलिट्री और वीआईपी एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। इसी समय हकीमपेट में भी एक एयरफोर्स स्टेशन बनाया गया, सिर्फ 12 किलोमीटर दूर, जहाँ पर रॉयल एयरफोर्स अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करने लगा। इसके अलावा हब्सीगुड़ा में एक हैदराबाद स्टेट एरो क्लब भी बनाया था निजाम के पर्सनल एयरक्राफ्ट के लिए, लेकिन बहुत छोटे एरिया में होने की वजह से निजाम ने अपना क्लब बेगमपेट में शिफ्ट कर दिया। इसके बाद बेगमपेट कुछ साल सिर्फ वीआईपीज और मिलिट्री ऑपरेशंस को हैंडल करता रहा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होते ही रॉयल एयरफोर्स ने एरो क्लब का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इसे फ्लाइंग स्कूल बना दिया। वॉर के लिए एयरफोर्स को और ज्यादा पायलट्स की जरूरत पड़ी, जिनकी ट्रेनिंग के लिए स्पेस चाहिए थी, तो बेगमपेट यहाँ काफी काम आया। फाइटर जेट्स भी इधर से ऑपरेट करते थे, स्पेशली वॉर के एशिया पैसिफिक थिएटर में वेपन्स ट्रांसपोर्ट और एयरक्राफ्ट की मरम्मत करने के लिए भी इस एयरपोर्ट का योगदान रहा। वॉर में एलाइज की विक्ट्री के बाद एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशंस कम कर दिए और बेगमपेट को कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया। 1946 में डेक्कन एयरवेज ने हैदराबाद से अपनी पहली सर्विस स्टार्ट की बैंगलोर तक। डेक्कन एयरवेज एक जॉइंट वेंचर होता था तब हैदराबाद की निजाम गवर्नमेंट और टाटा एयरलाइंस के बीच। अगले कुछ सालों में कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई तक भी सर्विसेज शुरू की। इंडिपेंडेंस और हैदराबाद की लिबरेशन के बाद डेक्कन एयरवेज इंडियन गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली और उसे नेशनलाइज कर दिया गया 1953 में। इसको एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, कलिंगा एयरलाइंस, इंडियन नेशनल एयरवेज और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया जैसी एयरलाइंस के साथ मर्ज कर दिया गया और इंडियन एयरलाइंस बनाई गई। पहले बेगमपेट एयरपोर्ट सिर्फ डोमेस्टिक सर्विसेज हैंडल करता, लेकिन 1946 में यहाँ से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो गई सऊदी अरेबिया तक। 1950 से जो हकीमपेट एरोड्रोम था पास में, उधर से सारी कमर्शियल फ्लाइट्स बेगमपेट में शिफ्ट कर दी गई, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस अवेलेबल था और एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में आसानी होती थी। हकीमपेट एरोड्रोम को सिर्फ मिलिट्री और ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे बेगमपेट एयरपोर्ट में हलचल बढ़ने लगी, रनवे और टर्मिनल को एक्सपैंड कर दिया गया। 1960s में नए रूट्स ऐड किए गए, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास और कोचीन तक फोकर F-27 एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल होता था, जो लगभग 32 पैसेंजर्स को कैरी करता था। बढ़ते पैसेंजर्स को देखते हुए 1972 में एक और टर्मिनल बना दिया गया। पुराने टर्मिनल को डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और नए टर्मिनल को इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए। नए इंटरनेशनल पैसेंजर्स की वजह से एयरपोर्ट में स्पेस की शॉर्टेज फिर से होने लगी। एप्रन पर पार्क करने की जगह भी कम पड़ने लगी जब एयरक्राफ्ट के साइज बढ़ने लगे। 1980s में बेगमपेट ने 3 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल किया और तकरीबन 10 सिटीज तक फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी रेगुलरली। 1990s में एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने की जगह नहीं बची, इसलिए एक नए और बड़े एयरपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी हैदराबाद को। एयरपोर्ट के आसपास सिटी स्प्रेड आउट हो गई थी, जो कि पहले एक सबर्ब था। हजारों लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता एक्सपेंशन के लिए। साथ ही जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी सिटी में, एयरपोर्ट काफी कंजस्टेड होने लगा। इसलिए तब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन को सिविलियन यूज के लिए मांगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर एयरफोर्स स्टेशन को सिविलियन यूज के लिए खोल दिया जाता तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बन जाता। साथ ही अपनी फ्लाइट्स को ऑपरेट करने में और ट्रेनिंग में एयरफोर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था। तो बेगमपेट एयरपोर्ट ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा था, सिर्फ एक रनवे के साथ 0927, जो 3230 मीटर लंबा था। 2008 तक यहाँ से 10 डोमेस्टिक और 13 इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑपरेट करती थी। 60 लाख पैसेंजर्स इसका इस्तेमाल हर साल करते थे, जिससे ये देश का 6th बिगेस्ट एयरपोर्ट बन चुका था। इसी बढ़ती ग्रोथ को देखते हुए नए एयरपोर्ट को बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। दरअसल इसकी प्लानिंग तो 1990s में स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन लेट 1990s तक आते आते उसकी स्पीड काफी बढ़ गई। 1998 तक स्टेट ने 3 लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया एयरपोर्ट बनाने के लिए, बेंगलुरु, नादरगुल और शमशाबाद। काफी डिस्कशन के बाद फाइनली शमशाबाद को चुना गया, क्योंकि ये लोकेशन ज्यादा इजीली एक्सेसिबल था लोगों के लिए। 2 नेशनल हाईवेज NH44 और NH765 पास से गुजरते हैं और एक रेलवे स्टेशन सिर्फ 6 किलोमीटर दूर पड़ता है। नवंबर 2000 में स्टेट गवर्नमेंट और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया,
किया, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाया जिसमें स्टेट और एआई का शेयर 26% होगा और 74% शेयर प्राइवेट कंपनीज का। फिर बिडिंग के थ्रू एक कंसोर्शियम बना गांधी मल्लिकार्जुन राव ग्रुप, जीएमआर ग्रुप और मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग बरहाट का, और उन्हें इस एयरपोर्ट का 74% स्टेक मिला जिसमें से 63% जीएमआर ग्रुप का था और 11% मलेशिया एयरपोर्ट्स होल्डिंग का। इन सबको मिला के एक स्पेशल पर्पस एंटिटी बनी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड HIAL इसको मैनेज करने के लिए, और 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया गया GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड GHIAL। एयरपोर्ट अच्छे से चल सके और प्रॉफिटेबल भी रहे तो इसके लिए 2004 में GHIAL ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इस एयरपोर्ट को मैनेज और ऑपरेट करने का राइट 30 साल के लिए कंसोर्शियम के पास रहेगा, जिसे 30 साल से और एक्सटेंड कर दिया गया अब 22 मार्च 2068 तक। एग्रीमेंट में एक और पॉइंट ये था कि हैदराबाद एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर रेडियस में कोई दूसरा एयरपोर्ट ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इससे बेगम एयरपोर्ट जो हैदराबाद का पहला एयरपोर्ट था उसे बंद करना पड़ा। अब ये एयरपोर्ट सिर्फ मिलिट्री, गवर्नमेंट और जनरल एविएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली हैदराबाद के नए एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन मार्च 2005 में शुरू हुआ, जिसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। 3 साल बाद 14 मार्च 2008 को इसे बनाकर इनॉग्रेट किया ही जाने लगा था कि इसी बीच कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गई। एआई के एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि नए एयरपोर्ट के ऑपरेशन से पुराना बेगमपेट एयरपोर्ट बंद किया जा रहा था, तो उन्हें अपनी एम्प्लॉयमेंट की चिंता थी, और साथ में हाई ग्राउंड हैंडलिंग रेट की वजह से एयरलाइंस भी नए एयरपोर्ट से ऑपरेट करने के लिए मना कर रही थी। इसीलिए इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट प्रोटेस्ट की वजह से स्किप हो गई एक हफ्ता, जब तक ग्राउंड हैंडलिंग रेट को कम नहीं कर दिया गया। फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से स्पाइस जेट की SG397 लैंड हुई अहमदाबाद से और दूसरी हुई SG393 मुंबई से। इसके बाद फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट लुफ्थांसा की LH753 भी लैंड हुई जो फ्रैंकफर्ट से आ रही थी, और इसी से हैदराबाद के नए एयरपोर्ट ने अपने ऑपरेशन के पहले ही घंटे में 2 डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल फ्लाइट को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया था। इसको बेगमपेट का IATA कोड HYD मिल गया। IATA एयरपोर्ट कोड इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन देता है। ये एक 3 लेटर जियो कोड है जो एयरपोर्ट को उनकी लोकेशन के हिसाब से दिया जाता है, जैसे दिल्ली IGI का है DEL, मुंबई CSMI का है BOM और बेंगलुरु KIA का है BLR। हर एयरपोर्ट का यूनिक IATA कोड होता है। इसको यूनिक रखने के 2 मेन रीजंस हैं। पहला, एयरपोर्ट के पूरे नाम की जगह सिर्फ एक 3 लेटर वर्ड इस्तेमाल करना ज्यादा कन्वीनियंट रहता है एयरपोर्ट सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। जैसे एविएशन में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पूरा बोलने के बजाय सिर्फ HYD इस्तेमाल करने से इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है आसानी से। स्पेशली एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जब पायलट्स कंट्रोलर से बात कर रहे होते हैं तो काफी प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करते हैं और हर चीज का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जिससे ऑपरेशंस और एफिशिएंट बन सके। ये जरूरी भी होता है उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जब बहुत सारी फ्लाइट्स को कुछ कंट्रोलर्स ही हैंडल कर रहे होते हैं। एक ही सिटी में मल्टीपल एयरपोर्ट्स होने से उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। उसमें भी यूनिक IATA कोड्स असाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट का कोड है LHR, गैटविक का LGW और सिटी एयरपोर्ट का है LCY। RJ एयरपोर्ट पर वापस आते हैं। ये 5500 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें सिर्फ 2000 एकड़ पर ही एयरपोर्ट बना है, 1700 एयर साइड और 300 लैंड साइड के लिए। जो बाकी 3500 एकड़ लैंड है उसे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए रखा गया है, जिसमें 2 और रनवेज बनाए जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अभी इस एयरपोर्ट में 2 एक्टिव रनवेज हैं, एक 0927L 4.2 किलोमीटर लंबा और दूसरा 0927R 3.7 किलोमीटर लंबा। रनवे काफी बड़ा है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट एयरबस A380 भी यहाँ पर लैंड हो सकता है। पहला रनवे 2008 में खुला और दूसरा 0927R 2012 में। इनॉग्रेशन के समय ये साउथ इंडिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया था जहाँ 2 पैरेलल रनवेज थे। दूसरे रनवे को तभी यूज किया जाता है जब एयरपोर्ट पर ट्रैफिक ज्यादा हो या फिर प्राइमरी रनवे पर कोई मेंटेनेंस चल रही हो। 2011 में स्पाइसजेट ने RJ एयरपोर्ट को उसकी कन्वीनियंट लोकेशन की वजह से अपना रीजनल हब बना लिया था और यहाँ से अब अपना नया बॉम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने लगे। 2015 में जब ट्रैफिक काफी तेजी से बढ़ने लगी तो सेकंड फेज का काम भी शुरू कर दिया गया, जहां एयरपोर्ट का पहला टर्मिनल जो 2008 में खुला था वो 1.2 करोड़ पैसेंजर्स को ही हैंडल कर सकता था। वहीं जब नवंबर 2023 में इस टर्मिनल को एक्सपैंड किया गया तो उसकी पैसेंजर कैपेसिटी बढ़कर हो गई 3.4 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर। इसका एरिया भी डबल से ज्यादा बढ़ गया। पहले 1.17 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ था ये, अब ये 2.7 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। अभी इसका एक ही टर्मिनल एक्टिव है जिसका वेस्टर्न साइड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल करता है और ईस्टर्न साइड डोमेस्टिक फ्लाइट्स को। पैसेंजर टर्मिनल के अलावा 3 पार्किंग एप्रन्स हैं, एक कार्गो टर्मिनल और एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस का एप्रन। आज RGI एयरपोर्ट टोटल 85 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की फ्लाइट ऑपरेट करता है यहाँ से। इसमें दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा फ्लाइट्स हैं 164 वीकली फ्लाइट्स के साथ, जो कि यहाँ का 10% ट्रैफिक बनाता है। दुबई और मस्कट टॉप इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं और लॉन्गेस्ट फ्लाइट लंदन तक है 10 घंटे 50 मिनट लंबी। 30 एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं जिसमें इंडिगो एयरलाइंस लार्जेस्ट है। 2008 में इंडिगो ने पहली बार ऑपरेशन स्टार्ट किए थे हैदराबाद में और आज मंथली 4400 फ्लाइट से ज्यादा ऑपरेट करती हैं इधर से। एयर इंडिया जो दूसरे नंबर पर आती
पाती है, सिर्फ 400 फ्लाइट हैंडल करती है महीने में, जो कि 11 टाइम से भी कम है इंडिगो से। बोइंग 777, एयरबस A350 और एयरबस A330 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट भी रेगुलरली ऑपरेट करते हैं इधर से। साउथ इंडिया के बिजिएस्ट कार्गो टर्मिनल्स में से एक है इधर, 14,300 स्क्वायर मीटर में फैला। साल 2022-23 में 1.4 लाख टन के साथ ये देश का 5th लार्जेस्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट करने वाला एयरपोर्ट बन गया। इसे हैदराबाद मेंजीज एयर कार्गो प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है GHIAL और मेंजीज एविएशन के बीच। मेंजीज एविएशन एक यूके की कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड एयरक्राफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज और कार्गो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसे 191 साल पहले फाउंड किया गया था 1883 में स्कॉटलैंड में एक बुक सेलर जॉन मेंजीज द्वारा। इसके कार्गो टर्मिनल की एक खासियत है कि यहाँ पर फार्मा जोन भी बनाया गया है, जो कि एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड फैसिलिटी है फार्मास्यूटिकल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। ये देश में ऐसी पहली फैसिलिटी है। यहाँ पे ये इसलिए भी इतनी जरूरी है क्योंकि लगभग 70% फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स इधर से ही होते हैं। हैदराबाद को बल्क ड्रग कैपिटल ऑफ इंडिया और वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देश के 40% बल्क ड्रग का प्रोडक्शन होता है। इसी को और बढ़ाने के लिए हैदराबाद में फार्मा सिटी बनाने का भी काम चल रहा था। अब एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से इसे एक फार्मा सिटी की जगह 10 फार्मा विलेजेस बनाए जाएंगे, ऐसे प्लान्स बन रहे हैं। 3 ग्रीनफील्ड फार्मा विलेजेस नालकोंडा, विक्राबाद और मेदक डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, 1000 से 2000 एकड़ में ईच। ऐसी फार्मा इंडस्ट्री को पूरे स्टेट में फैला देने का प्लान है गवर्नमेंट का, ताकि फार्मास्यूटिकल्स की बढ़ती डिमांड को फुलफिल कर सके, और उसके लिए भी हैदराबाद एयरपोर्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए 2015 में GHIAL ने 5 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बनाया था एयरपोर्ट एरिया में। 45 एकड़ लैंड में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 30 करोड़ रुपए लगे बनाने में। अब इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 10 मेगावाट कर चुके हैं, जिससे 10 करोड़ रुपए की बचत होती है इलेक्ट्रिसिटी बिल से। 3 साल में ये एयरपोर्ट 100% सोलर एनर्जी से ऑपरेट करने लगेगा, जब नए पैनल्स ऐड किए जाएंगे, जैसा कि आज का कोचिन एयरपोर्ट होता है, जो कि इंडिया का और वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट है जिसने 100% सोलर एनर्जी प्राप्त की है। ये उसने अचीव कर लिया था 2015 में, जिसके लिए कोचिन एयरपोर्ट को UN से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला था 2018 में। RGI एयरपोर्ट की लोकेशन काफी एक्सेसिबल है NH44, NH765 और आउटर रिंग रोड के पास होने की वजह से। मेट्रो अभी एयरपोर्ट तक नहीं जाती, मगर फ्यूचर में एक्सपैंड करने के प्लान्स हैं। एक 31 किलोमीटर लंबी लाइन रायदुर्ग से एयरपोर्ट तक बनाई जा रही थी 6250 करोड़ रुपए में। कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई थी दिसंबर 2022 में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चेंज होने से इसे स्क्रैप कर दिया गया। अब इसकी जगह मल्टीपल एक्सपेंशन बनेंगे 70 किलोमीटर लंबे, जो कि एयरपोर्ट तक भी जाएंगे और सिटी को चारों ओर से कनेक्ट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पहले ग्रीन लाइन को एक्सटेंड किया जाएगा MG बस स्टेशन से फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर से, फिर 1.5 किलोमीटर आगे चंद्रयान गुट्टा तक। ब्लू लाइन नागोले से एक्सटेंड होते हुए LB नगर और चंद्रयान गुट्टा से कनेक्ट करते हुए एयरपोर्ट तक जाएगी 29 किलोमीटर के साथ। ये अभी प्लानिंग स्टेजेस में ही है, कब तक कंप्लीट होगा ये फाइनलाइज नहीं हो पाया है, लेकिन इतना क्लियर है कि एयरपोर्ट को मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा, चाहे कुछ टाइम और लग जाए। अभी एयरपोर्ट के पास उम्दा नगर रेलवे स्टेशन है 6 किलोमीटर की दूरी पर, जहां से पैसेंजर्स आसानी से कम्यूट कर सकते हैं। हैदराबाद के पुराने बेगमपेट एयरपोर्ट की एक बहुत बड़ी समस्या थी फॉग। बैड वेदर की वजह से यहाँ कई फ्लाइट्स डिले और कैंसिल होती रहती थी रेगुलरली। उस चीज को फिक्स कर दिया गया है नए एयरपोर्ट में ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके। इससे अब ये रात में, खराब वेदर में और फॉग में फ्लाइट्स को हैंडल कर सकता है आसानी से। ILS एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम पर बेस्ड है, जो 2 डायरेक्शनल रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को शॉर्ट रेंज गाइडेंस प्रोवाइड करता है लैंडिंग के वक्त। ये 2 सिग्नल्स होते हैं, लोकलाइजर और ग्लाइड स्लोप, जो कि मोस्टली रनवे के पास से ही ट्रांसमिट किए जाते हैं। लोकलाइजर, जिसकी फ्रीक्वेंसी 108 से 112 मेगाहर्ट्ज तक होती है, एयरक्राफ्ट को हॉरिजॉन्टल गाइडेंस देता है, यानी प्लेन को कितना लेफ्ट या राइट होना चाहिए जिससे वो लाइन अप कर जाए रनवे से। ग्लाइड स्लोप, जिसकी फ्रीक्वेंसी 329 से 335 मेगाहर्ट्ज तक होती है, एयरक्राफ्ट को वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, प्लेन कितना ऊपर या नीचे होना चाहिए जिससे वो स्मूथ डिसेंट मेंटेन कर सके। ILS की मदद से एयरक्राफ्ट को रनवे से 800 मीटर दूर तक और ग्राउंड से 61 मीटर ऊंचाई तक अप्रोच करवाया जा सकता है, जिसके बाद पायलट को रनवे दिख जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं दिखता तो उन्हें गो अराउंड करना जरूरी हो जाता है। लैंड करते वक्त ये सारी इन्फो पायलट को अपने कॉकपिट डिस्प्ले पर मिल जाती है, जिसे फॉलो करके उन्हें एयरक्राफ्ट लैंड करना होता है। ILS आज ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स यूज करने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं था, पायलट्स मोस्टली विजुअल अप्रोच करते थे, जिसमें रनवे दिखने के बाद ही वो लैंड कर पाते। ILS से पहले कुछ और रेडियो बेस्ड लैंडिंग सिस्टम्स आए हैं जो काफी टाइम से भी यूज हो रहे हैं। जैसे 1930s में यूरोप के कई एयर बेसिस में लॉरेंस बीम यूज किया जाता था, जो सिंगल रेडियो सिस्टम था हॉरिजॉन्टल गाइडेंस के साथ, जिसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी नहीं थी। फिर US का SCS-51 सिस्टम आया, इसको इंप्रूव करते हुए, और इसमें वर्टिकल गाइडेंस सिस्टम भी प्रोवाइड करवाया गया। इतने सालों में धीरे धीरे बहुत सारे अपग्रेड्स हुए हैं, कई तरह के लैंडिंग सिस्टम भी बने हैं, जैसे रेडार बेस्ड ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच सिस्टम, माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम और सैटेलाइट बेस्ड वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम्स और लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस सिस्टम। इन सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स को एयरपोर्ट पे इजीली इंस्टॉल और ऑपरेट कर
सकते हैं, इसलिए 2015 आते आते यूएस एयरपोर्ट्स पे ILS से ज्यादा LPV सिस्टम्स इंस्टॉल होने लगे हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में LPV को ILS से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। हालांकि इंडिया के अभी भी ज्यादातर एयरपोर्ट्स पे ILS प्रिसीजन सिस्टम ही इंस्टॉल्ड है, उसे चेंज नहीं किया गया क्योंकि ILS अभी भी काफी ट्रस्टेड है और अच्छी एक्यूरेसी से काम कर रहा है। हैदराबाद के RGI एयरपोर्ट के अलावा देश के और भी एयरपोर्ट्स में ILS हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता। हैदराबाद एयरपोर्ट की एक और खास बात है, ये इंडिया का सबसे पहला एयरपोर्ट था जहां ई-बोर्डिंग फैसिलिटी इस्तेमाल की जाने लगी 2015 से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए और 2020 से इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए भी। ये इसलिए एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इससे पैसेंजर्स का काफी टाइम बचता है चेक इन में। अब लोगों को बोर्डिंग पास काउंटर में प्रिंट करवाने के बजाय फोन से QR कोड से ही स्कैन कर सकते हैं। अब दूसरे एयरपोर्ट्स में भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा स्मार्ट ट्रॉलीज भी डिप्लॉय की गई हैं, जिस पर पैसेंजर्स अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके सारी डिटेल्स जान सकते हैं उस पर मौजूद स्क्रीन से, जैसे डिपार्चर टाइम, बोर्डिंग गेट और फ्लाइट स्टेटस। ये ट्रॉली बोर्डिंग गेट तक नेविगेट भी कर सकती है। उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा जो हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहली बार आए हैं। इसे भी दूसरे एयरपोर्ट्स अपने लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। RGI एयरपोर्ट आज देश का 4th बिगेस्ट एयरपोर्ट है, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद। 2022-23 में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इससे ट्रैवल किया था, जो कि पिछले साल से 69% ज्यादा था। इसको फ्यूचर के लिए और एक्सपैंड किया जा रहा है GMR ग्रुप द्वारा, जो लगभग 6300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर चुके हैं इस फेज में। अभी तो इसमें सिर्फ 2 एक्टिव रनवेज हैं, लेकिन फ्यूचर में टर्मिनल के नॉर्थ साइड पर भी 2 और रनवेज बनाए जा सकते हैं, जो अभी सिर्फ प्रपोज्ड हैं। अपनी परफॉर्मेंस में भी एयरपोर्ट हमेशा टॉप में रहा है। 84.42% पंक्चुअलिटी के साथ ये दुनिया का सेकंड मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट बन चुका है सीरियम एविएशन एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 2023 में इसे एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी कैटेगरी का बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।